तो चलिए स्टार्ट करते बिना समय गंवाते। तो ये जो रूल है, दिस रेगुलेशन में बी कॉल्ड एज अ नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, दैट इज अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ अंडर ग्रेजुएट आयुर्वेद एजुकेशन रेगुलेशन 2022। ये जो आयुर्वेद के जो शिक्षण प्रणाली की जो मूलभूत न्यूनतम जो स्टैंडर्ड है, प्रमाणक है, वो कितने रहना चाहिए, ये भारत सरकार ने आयुष मिनिस्ट्री के जरिए ये जो कमीशन बना है, उन कमीशन ने ये बताया है। हालांकि इसको एमएससी कहा जाएगा, ये एमएसआर नहीं है। एमएसआर कुछ दिनों के बाद जो कमीशन है वो रिलीज करेगा। उस एमएसआर में कितने टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की जरूरत है वो बताया जाएगा। पर हालांकि जो शैक्षणिक प्रणाली कैसे होना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड मिनिमम लेवल पे कैसा होना चाहिए, इस गैजेट में ये बताया है। तो चलिए हम लोग देखेंगे एक एक करके, लगे रहे आखिर तक इस वीडियो में। तो हम लोग पहले ब्रीफ रिव्यू देखेंगे एनसीआईएसएम बिल का। इस बिल का जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है 16 फरवरी 2022 है, और इसी डेट से ये पूरे भारत भर में पूरे आयुर्वेद शैक्षणिक जगत में ये लागू होगा। इन्होंने सबसे पहला बदलाव जो है, अभी एग्जिस्टिंग जो ईयर है बीएमएस के, तो वो उन्होंने बहुत ही बड़ा जो बदलाव है, जो पुराने तरीके से इसका किया है, जो कि एक साल जो बीएमएस का है 18 महीने का हर ईयर किया है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, और उसके बाद एक साल का इंटर्नशिप इन्होंने रखा है। और इसमें एक नया बदलाव किया है, जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है हर साल में, वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। और जो जहां तक एलिजिबिलिटी का सवाल है, इस कोर्स में कौन से विद्यार्थी प्रवेश ले पाएंगे, तो जो 12वीं क्लास की जो साइंस स्टूडेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जिनका सब्जेक्ट है, और जिनको मिनिमम 50% मार्क मिले हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, और फॉर 45% जो रिजर्व कैटेगरी को मिले हैं, वो सभी स्टूडेंट, और जो 17 साल कम से कम उम्र इन्होंने यहाँ पे दिया है, बिलो 17 ईयर्स एलिजिबल नहीं होगी 31 दिसंबर ऑफ दैट ईयर ऑफ एडमिशन। तो कम से कम 17 साल की उम्र और 50% मार्क फॉर ओपन कैटेगरी और 45% मार्क फॉर रिजर्व कैटेगरी, ये स्टूडेंट बीएमएस में दाखिला लेने के लिए पात्र होंगे। तो ये है क्राइटेरिया, और उसके लिए जो स्टूडेंट जिन्हें बीएमएस में एडमिशन लेना है, उनको नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। उसमें जो अंक प्राप्त होने के बाद, मेरिट लिस्ट के बाद अगर उनका नंबर बीएमएस में लगता है, तो ये नीट के जरिए उनका होगा, ये पात्रता उनको परीक्षा देना पड़ेगा। तो ये जो नया गैजेट है, उसके कुछ हाइलाइट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी जो ड्यूरेशन की बात मैंने की थी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जो 3 साल का 3 इयर्स जो बीएमएस के किए, तो हर साल उनका 18 महीने का उन्होंने किया है। तो कुल मिला के जो कोर्स का कालावधि है, जो 5 साल और 6 महीने का रखा है, जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप यहाँ पे इन्होंने दिया है। और जो पैटर्न ऑफ स्टडी है, तो मेन प्रोग्राम प्लस इलेक्टिव स्टडी ऐसा रहेगा। और जब बीएमएस को स्टूडेंट जब एडमिशन लेगा, तो उसका कम से कम 15 दिनों का एक इंडक्शन प्रोग्राम होगा, जिसमें कि आयुर्वेद के बारे में उसको पूरी जानकारी फर्स्ट ईयर में दी जाएगी। और सबसे बात एक नई यहाँ पे इस गैजेट में जो दी है, जो SMA STD ISM, जिसको हम लोग कहेंगे कि मेथोडोलॉजी फॉर सप्लीमेंटिंग मॉडर्न एडवांसेस साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसका जिक्र हम लोग बाद में करेंगे। और जो डिपार्टमेंट है, कुल मिलाकर 14 डिपार्टमेंट इस हमारे कोर्स में रहेंगे, तो उसका भी जिक्र हम लोग आगे करेंगे। तो यहाँ जो इलेक्टिव सब्जेक्ट की बात मैंने जो कही है, ये इलेक्टिव सब्जेक्ट का मॉडल है। हर साल में 3 मिनिमम सब्जेक्ट लेना है, और उसकी जो पासिंग क्राइटेरिया है, उसके लिए इस बिल में जो अलग अलग ग्रेड का प्रावधान है, जिसमें ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल और प्लैटिनम ऐसे मेडल का उन्होंने प्रावधान किया। तो इसका हम लोग बाद में सविस्तर इसकी चर्चा करेंगे। और अभी सब्जेक्ट की मैं बात बता देता हूं। जो बीएमएस की सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में, वो पहला सब्जेक्ट संस्कृत, पदार्थ विज्ञान, क्रिया शारीर, रचना शारीर, संहिता अध्ययन, और हर स्टूडेंट को
3 मिनिमम इलेक्टिव सब्जेक्ट होंगे। ये हो सकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, एडवांस बायोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, योगा, इस सब्जेक्ट में से हो सकते हैं। उसका जिक्र अभी इस एमएसएमई में हुआ नहीं है, पर इसके लिए एक अलग से बास्केट रहेगा ऐसा मिनिस्ट्री का और जो गैजेट की जो क्रिएटिव जो ऑफिशियल पर्सन है उनका कहना है। और उस बास्केट में स्टूडेंट को ये आजादी होगी कोई भी 3 सब्जेक्ट चुनने की। तो सेकेंड ईयर की जो सब्जेक्ट है द्रव्य गुण विज्ञान, रसशास्त्र, रोग निदान, अगत तंत्र, स्वस्थ वर्तन संहिता अध्ययन 2 और इसी के साथ 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट उनको लेना होगा। और ये सभी इलेक्टिव सब्जेक्ट का जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन तरीके से होगा और इसका टीचिंग मेथड भी ऑनलाइन तरीके से रहेगा। और जो फाइनल ईयर के सब्जेक्ट हैं वो काय चिकित्सा, पंचकर्म, शल्य तंत्र, शालाक्य तंत्र, प्रसूति, कौमार भर्ती और आत्तिक चिकित्सा नाम का एक नया सब्जेक्ट यहाँ पे उन्होंने एडिशन किया है। साथ ही संहिता अध्ययन पार्ट 3 और रिसर्च मेथोडोलॉजी और मेडिकल स्टैटिस्टिक्स का जो सब्जेक्ट है यहाँ पे फाइनल ईयर के रहेगा। और 3 सब्जेक्ट जो है इलेक्टिव लाइक सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर आप विद्यार्थियों को लेना पड़ेगा, उसमें पास जरूर होना पड़ेगा। और एक नई बात इसमें जो आई है एमएससी के इस गैजेट में, तो क्लिनिकल ट्रेनिंग की। हालांकि ये फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किया है, जहां की संहिता सिद्धांत क्रिया शरीर डिपार्टमेंट की ओपीडी रहेंगी, उनके कंसल्टेंट उन ओपीडी में काम करेंगे अंडर द रिस्पेक्टिव क्लिनिकल सब्जेक्ट लाइक काय चिकित्सा, शल्य, शालाक्य। और फर्स्ट ईयर की जो स्टूडेंट है उनको पहले से अप्रोच रहेगा प्रकृति परीक्षण, सारता असेसमेंट, नाड़ी परीक्षण या दोष वृद्धि क्षय लक्षण का मेजरमेंट करना या फिर हाइट वेट लेकर बीएमआई कैलकुलेट करना, इसका सबका परिचय उनको प्रथम वर्ष में करवाया जाएगा। हालांकि सेकेंड ईयर में जो रोग निदान के कंसल्टेंट है अगत तंत्र के है, तो अगत तंत्र के जरिए विष चिकित्सा की ओपीडी चलाई जाएगी और स्वस्थ और जो है स्वास्थ्य रक्षण की ओपीडी उनको दी जाएगी। और इसके साथ जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है उनको मेडिसिन की डिस्पेंसरी में भी पोस्टिंग दिया जाएगा। हालांकि उनका जो नॉलेज है औषधि के गुणधर्म में, वो नॉलेज बढ़े, इसका उसमें योगदान रहेगा। और जो फाइनल ईयर के सब्जेक्ट जो ओपीडीज है, जो काय चिकित्सा, पंचकर्म, शल्य तंत्र, शालाक्य, स्त्री रोग, कौमार भर्ती, और अगर इसी के अलावा कोई स्पेशलिटी क्लिनिक होगा डायबिटीज, हृदय रोग, तो उस स्पेशलिटी क्लिनिक के ओपीडी में भी फाइनल ईयर के छात्रों को बैठने के लिए अनुमति रहेगी और उनको कंपल्सन भी रहेगा। तो ऐसा क्लिनिकल ट्रेनिंग इनका बहुत ही नया बदलाव इस नए एमएससी रेगुलेशन 2022 में एनसीआईएसएम ने किया है, जो कि स्टूडेंट को लगेगा कि वो फर्स्ट ईयर से ही हम लोग डॉक्टर बन रहे हैं, उनको क्लिनिकल ट्रेनिंग मिल रही है। और जहां तक इंटर्नशिप की बात है, तो इंटर्नशिप में एक थोड़ा सा बदलाव है। यहाँ पे जो पहले की सिस्टम थी जिसमें 6 महीने इधर कॉलेज के हॉस्पिटल में आप लोग कर सकते थे इंटर्नशिप, और जो 6 महीने का इंटर्नशिप है दूसरा जो इधर सिविल हॉस्पिटल और 3 महीने पीएससी और 3 महीने सिविल हॉस्पिटल, ऐसा था। और जो अभी का नया ऑप्शन 2 दिया है, जो 12 महीने के लिए पूरा कॉलेज में ही इंटर्नशिप वो लोग कर पाएंगे, ऐसा इसमें प्रोविजन है। हर डिपार्टमेंट के हिसाब से उसका ड्यूरेशन दिया है। जैसे काय चिकित्सा का 1.5 महीना फॉर ऑप्शन 1, शल्य 1 महीना, शालाक्य 3 वीक्स, स्त्री रोग 3 वीक्स, कौमार भर्ती के लिए 15 दिन, पंचकर्म के लिए 1 महीना और विष चिकित्सा के लिए 15 दिन। और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अगर आप कॉलेज का 6 महीने इंटर्नशिप लेते तो आपको 6 महीना इधर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, रूरल हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में करना होगा। अगर ऑप्शन 2 आप चुनते हो तो उसमें आपका जो ड्यूरेशन है ऑप्शन फर्स्ट वाला वो पूरा डबल हो जाएगा और कुल मिलाकर 12 महीने आपको जो इंटर्नशिप है वो आपके कॉलेज के ही अस्पताल में जरूरी करना पड़ेगा। और जो इंटर्नशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इधर जो अभी ऑप्शन है उनको 1-2 ऑप्शन नए खुले यहाँ पे, जैसे कि पहले जो 6 मंथ इंटर्नशिप अगर स्टूडेंट करना चाहेंगे बाहर, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या तो फिर सिविल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर कोई मॉडर्न का रिकग्नाइज अप्रूव्ड हॉस्पिटल होगा तो उसमें भी वो अपनी इंटर्नशिप अंतर्राष्ट्रीयता प्रशिक्षण कर सकता है। या तो फिर NABH एक्रेडिटेड अगर आयुर्वेदिक प्राइवेट हॉस्पिटल हो तो वहां पे भी वो अपनी इंटर्नशिप करवा सकता है, कर सकता है। और उसी के साथ साथ जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस के जो भारत भर में यूनिट है, उस यूनिट में भी जाकर इंटर्नशिप वहां पे वो कर सकता है। तो ये नया ऑप्शन इस गैजेट में दिया है, एक बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे CCRS के यूनिट में काम करने की अंतर्राष्ट्रीयता प्रशिक्षणार्थी को मिलने वाली है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज इस गैजेट में है। और दूसरी साथ ही साथ जो पहले हार्ड कॉपी लॉगबुक की रखना होती थी, वो अभी इलेक्ट्रॉनिक लॉगबुक सभी इंटर्नशिप करने वालों को रखना है और उसमें जो भी डे टू डे एक्टिविटीज है उस ई लॉगबुक में उनको मेंटेन करके रखना है और उसका एक हार्ड कॉपी जो डिपार्टमेंट है या फिर जो इंस्टीट्यूट है उनको देना होगा या फिर यूनिवर्सिटी को देना होगा। साथ ही साथ अगर उनका इवेल्युएशन भी करने की एक सिस्टम इस MSc में दी है, अगर इवेल्युएशन सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है तो उसको
रीइवेल्युएट करके या फिर उसका जो ड्यूरेशन है वो कैंसिल करके एक्सटेंड करने का भी प्रोविजन इसमें दिया है। अभी हम लोग इस नए एक प्रोविजन कंसेप्ट की बात करेंगे जिसमें कि मेथोडोलॉजी फॉर सप्लीमेंटिंग मॉडर्न एडवांसेस साइंटिफिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात की गई है, जिसमें बताया गया है कि कोई नई अगर डायग्नोस्टिक एडवांसमेंट, थेरापेटिक टेक्नोलॉजी, सर्जिकल टेक्निक या टीचिंग ट्रेनिंग मेथड्स को डेवलप करता है, रिसर्च मेथड, पैरामीटर्स, इक्विपमेंट, ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटलाइजेशन और कोई चीज बायोमेडिकल एडवांसमेंट, तो इसका एक जरिया इन्होंने यहाँ पे दिया है कि अगर कोई चीज अच्छी है, अगर कोई चीज बैकडेटेड है, तो उसको भी निकालने का इस प्रोविजन इस एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के आधार पे एनसीआईएसएम ने यहाँ पे दिया है। तो ये जो करने के लिए तो कोई टीचिंग स्टाफ, प्रैक्टिशनर, रिसर्चर भी ये इनको कन्वे कर सकता है जो कमीशन को, और उसमें कोई नई चीज और नई टेक्नोलॉजी ऐड करने के लिए बोल सकते हैं, पर वो उसका एक प्रोसेस एनसीआईएसएम में दिया है। जहां तक कि ये जो वर्क फ्लो है एसएमए एसटीडी आईएसएम का, कोई अगर आपको आइडिया या फिर कोई इन्वेंशन आपको देना है या फिर उस करिकुलम में ऐड करवाना है, तो ये सबसे पहले आपको एक कोर कमेटी को भेजना होगा और वो आइडेंटिफाई करेंगे वेदर इट इज आउटडेटेड और इट कैन बी रिमूव्ड और रिकमेंडेड टू न्यू सिलेबस। और वो अगर उन्हें आइडेंटिफाई करने के बाद वो सिलेबस के साथ इनकॉर्पोरेट करने की वो रिकमेंडेशन देते हैं, तो एक्सपर्ट कमेटी को भेजा जाएगा। एक्सपर्ट कमेटी उस पर आइडेंटिफाई करेंगी और उसके बाद वो डेवलप करेंगे मेथोडोलॉजी और एसओपी, और कोर कमेटी के सजेशन के बाद वो इंप्लीमेंट होगा और उसके बाद नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम उसको अप्रूव करेगा और उसके बाद वो सिलेबस में आएगा। तो एक बहुत ही अच्छी चीज उसमें दी है। अब हम लोग देखेंगे जो एग्जामिनेशन पैटर्न है बीएमएस का वो कैसा रहेगा। पहले एमसीक्यू रहते थे, तो इस बार भी उन्होंने नया बदलाव किया है। जो थ्योरी एग्जामिनेशन रहेंगी वो 20% उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। अगर 100 मार्क का पेपर है तो 20 क्वेश्चन उसमें एमसीक्यू रहेंगे, 40 मार्क के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और 40 मार्क के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेंगे। और उसमें जो पासिंग क्राइटेरिया दिया है 50% रहेगा प्रैक्टिकल, क्लिनिकल, वाइवा, इंटरनल असेसमेंट और इवन इलेक्टिव पेपर आल्सो। और फॉर सेपरेट पेपर हर पेपर में आपको 50% अंक प्राप्त करने होंगे और एग्जामिनेशन का पैटर्न रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो क्वालिफिकेशन ऑफ टीचिंग स्टाफ, जो आयुर्वेद कॉलेज में पढ़ाने के लिए जो शिक्षक की रिक्रूटमेंट होती है, उनकी जो भर्ती होती है, उसके लिए उन्होंने क्या क्वालिफिकेशन का है ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो बीएमएस होना चाहिए, वो रिकॉग्नाइज्ड बाय सीसीएम और आइदर एनसीआईएसएम एक्ट। उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन दैट इज एमडी और एमएस होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। उसी के साथ जो वैलिड रजिस्ट्रेशन है कंसर्न स्टेट बोर्ड का और या तो फिर वो काउंसिल का, जहां पे वो एम्प्लॉय होगा उनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेंट्रल का जरूरी होगा। पर ये रूल जो नॉन मेडिकल क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आगे की स्लाइड में हम लोग ये बताएंगे, जो एमएससी फिजियोलॉजी, एमएससी एनाटॉमी वाले लोग हैं उनके लिए टीचर को कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी। और जो संस्कृत का टीचर है उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन संस्कृत जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से रिकॉग्नाइज होगा, ऐसे विश्वविद्यालय या फिर विद्यालय से जिन्होंने प्राप्त किया है। और यहाँ पे उन्होंने देखा है कि जो बीएमएस करके एमए रेगुलर संस्कृत करेंगे उनको प्रायोरिटी देने की बात कही गई है। जो टीचिंग स्टाफ का हम लोग की बात कर रहे हैं, हम लोग इसके बाद बताएंगे एक्सपीरियंस कितना रहेगा जो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए। यहाँ पे आप लोगों को हम लोग बताएंगे कि जैसे प्रोफेसर के लिए 10 साल का रेगुलर टीचिंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस जरूरी है। पर इस नए गैजेट में इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव करके जो 2016 के एमएसआर के हिसाब से उन्होंने बताया कि फॉर प्रोफेसर 10 साल का जो रिसर्च एक्सपीरियंस है एज ए फुल टाइम रिसर्चर after possessing MD MS qualification from various research council run by central government that is CCRS और स्टेट गवर्नमेंट और समटाइम यूनिवर्सिटी, और जो नेशनल इंस्टीट्यूट में भी अगर रिसर्च का एक्सपीरियंस होता है या फिर जो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज एनेबली वहां का अगर रिसर्च एक्सपीरियंस होगा, फिर भी वह व्यक्ति प्रोफेसर के लिए अगर 10 साल का एक्सपीरियंस है तो पात्र होगा और 5 साल का होगा तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी वो होगा। इसमें ऐसा नया है। इसके बाद जो नया क्वालिफिकेशन यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट के लिए दिया है हम लोग वो देखेंगे, जैसे कि बीएमएस और एमएससी एनाटॉमी करके कोई बीएमएस पदव्युत्तर विद्यार्थी अगर हो आता है तो वो रचना शरीर में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए पात्र होगा। और जो बीएमएस एमएससी फिजियोलॉजी जिस उम्मीदवार ने किया हो वो क्रिया शरीर में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्र होगा। और अगर मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ अगर आपने किया होगा तो वो
स्वस्थ वर्त एंड योगा डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकता है और वहां पे कार्य कर सकता है। इसी के साथ एक नया क्वालिफिकेशन उन्होंने दिया है जो एमएससी आयुर्बायोलॉजी के नाम पे यहाँ पे है। कुछ यूनिवर्सिटी में ये कोर्स चलता है, तो वो कोर्स करने के बाद जैसे बीएमएस हो जाता है एमएससी आयुर्बायोलॉजी के बाद वह उम्मीदवार संहिता सिद्धांत डिपार्टमेंट में सहायक प्राध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम कर सकता है। जो नया क्वालिफिकेशन उन्होंने ऐड किया है। पर एक उन्होंने यहाँ पे यही है कि जो ये क्वालिफिकेशन है एमएससी एनाटॉमी, एमएससी फिजियोलॉजी, एमपीएच और एमएससी आयुर्बायोलॉजी और साथ ही साथ संस्कृत के जो टीचर होंगे उनको प्रमोट भी किया जाएगा। जैसे कि 7 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद उनको एसोसिएट प्रोफेसर यानी रीडर के पद पर प्रमोट किया जाएगा। अगर उनको 12 साल का अनुभव है टीचिंग का तो वो प्रोफेसर के लिए पात्र होंगे। हालांकि इसमें यह भी बताया गया कि पर ऐसे क्वालिफिकेशन वाले व्यक्ति हेड ऑफ डिपार्टमेंट या तो फिर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन नहीं बन पाएंगे, वो एज अ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर इसी पद पर काम करते रहेंगे। उसके बाद जो रिसर्च मेथोडोलॉजी जो फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन बताया है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मेडिकल स्टैटिस्टिक्स और बायोस्टैटिस्टिक्स और एपिडेमियोलॉजी होना चाहिए। अदरवाइज अगर पोस्ट ग्रेजुएट इन आयुर्वेद एमडी एमएस है और जिसने कोई रिसर्च मेथोडोलॉजी और मेडिकल स्टैटिस्टिक्स का एक सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए पढ़ा है, या तो फिर एनी पोस्ट ग्रेजुएट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड एन ऑनलाइन कोर्स फॉर research methodology and medical statistics conducted by NIE चेन्नई इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो भी उसके लिए पात्र रहेंगे। हालांकि इन शिक्षकों को कोई टीचर कोड नहीं मिलेगा और इनको स्वस्थ वर्त योगा डिपार्टमेंट के अंडर में काम करना होगा। और जैसे कि योगा इंस्ट्रक्टर की एक यहाँ पे पोस्ट है, उसका जो क्वालिफिकेशन है उनको मिनिमम ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए और अगर पोस्ट ग्रेजुएट स्वस्थ वर्त होगा वह व्यक्ति भी योगा इंस्ट्रक्टर फुल टाइम के लिए एलिजिबल रहेगा। पर ऐसे टीचर को टीचर कोड नहीं मिलेगा जो बाकी एमडी एमएस आयुर्वेद टीचर को मिलता है, इनको टीचर कोड नहीं मिलेगा। जैसे कि आपको एक यहाँ पे नया कंसेप्ट इन्होंने दिया है अलाइड सब्जेक्ट का। सीसीआईएम ने जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिक्वायरमेंट 2016 में गैजेट रिलीज किया था जिसमें कुछ सब्जेक्ट का लिस्ट जो अलाइड सब्जेक्ट की बताई थी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे स्वस्थ वर्त, आगत तंत्र, रोग निदान, ये जो सब्जेक्ट है कॉलम नंबर 2 में जो दिए है, अगर इस पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन के लोग नहीं मिलते हैं तो ये जो कॉलम नंबर 3 में दिए है वो उनको पात्र होंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे स्वस्थ वर्त का कैंडिडेट नहीं है तो वो काय चिकित्सा के उम्मीदवार को वहां पे ले सकते हैं। जैसे ही बाल रोग का कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है तो प्रसूति एवं स्त्री रोग या काय चिकित्सा का उम्मीदवार वहां पे बाल रोग के लिए पात्र है। तो इस रूल में उन्होंने ये बताया था कि द टीचर हु हैड been considered ineligible in the past on the basis of previous regulation shall not be considered ineligible on the basis of amendment। इसका मतलब ये है कि इस आधार पे अगर किसी शिक्षक की नियुक्ति होती है तो भविष्य में होने वाले बदलाव की वजह से उनका अपात्र नहीं माना जाएगा, उनको अपात्र नहीं माना जाएगा। तो इसी के हिसाब से ये जो नया एमएससी उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट और जो बदल इसमें किया है, यहाँ पे जो डिसीजन उन्होंने दिया है कि जो टीचर जिनको अलाइड सब्जेक्ट में नियुक्ति मिली है तो वो 3 साल के अंदर उनके पेरेंट डिपार्टमेंट में रिटर्न आ सकते हैं विषयांतर करके। तो ये उन्होंने 2025 तक का कालावधि दिया है। तो इन सच केसेस अलाइड सब्जेक्ट एक्सपीरियंस विल बी कंसिडर्ड एज अ फुल टाइम रेगुलर एक्सपीरियंस फॉर दैट पेरेंट डिपार्टमेंट आल्सो, और those NCM approved teacher who remain in the allied subject shall be also considered as a regular teacher in the respective department and eligible for the promotion as a regular teacher। जैसे कि मान लो अपने एग्जांपल देंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल काय चिकित्सा का अगर व्यक्ति है वो किसी और अलाइड सब्जेक्ट में काम कर रहा हो तो वो काय चिकित्सा में रह सकता है या तो फिर उसी अलाइड सब्जेक्ट में कंटिन्यू कर सकता है। और यहाँ पे एक हम लोग टेबल इसमें आप देख रहे होंगे कि कुछ एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है, जैसे कि प्रोफेसर का जो मैक्सिमम एज है एंट्री लेवल का, इट शुड नॉट बी मोर देन 65 ईयर्स, और एसोसिएट प्रोफेसर का 65 ईयर, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है वो 45 ईयर्स है। अगर किसी की उम्र 45 उम्र से ज्यादा है एमडी करने के बावजूद, फिर भी वह व्यक्ति इस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नवनियुक्त या फिर नियुक्ति उसकी नहीं हो सकती। उसके लिए आपकी जो उम्र है वो बिलो 45 होनी चाहिए। और जो एक्सपीरियंस है प्रोफेसर के लिए 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए या तो रिसर्च एक्सपीरियंस। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 5 साल का और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे कोई अनुभव की जरूरत उन्होंने नहीं बताई है। हालांकि दूसरा एक क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पे ऐड किया है जो प्रोफेसर के लिए उनको मिनिमम 5 पब्लिकेशन नेशनल और इंटरनेशनल जो रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स होते हैं यूजीसी अप्रूव्ड
वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, इन जर्नल में उनको पब्लिश होना जरूरी है। अदरवाइज उनको 3 पेपर और 1 अगर बुक वो आयुर्वेद पे पब्लिश करते तो भी वो एलिजिबल माने जाएंगे। और जो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए बोला है 3 पेपर वेब ऑफ साइंस, यूजीसी केयर, स्कोपस, पबमेड में होना चाहिए। अगर 3 पेपर नहीं होते तो 1 पेपर कम से कम और 1 उनका आयुर्वेद पे बुक होना चाहिए। पर असिस्टेंट प्रोफेसर को ये जो नियम है ये लागू नहीं है। अगर आप डीन या प्रिंसिपल का क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखेंगे तो वो एज ए सेम एज ए प्रोफेसर, और उसी के साथ साथ उनको कम से कम 3 साल का एज अ वाइस प्रिंसिपल, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट, हॉस्पिटल सुप्रिटेंडेंट इसका अनुभव होना, एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव होना जरूरी है, तभी वह प्रिंसिपल या फिर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के लिए पात्र रहेगा। और दूसरी बात यहाँ पे जो पीएचडी कर रहे हैं फुल टाइम, उनका भी एक्सपीरियंस की बात यहाँ पे जिक्र की है। तो उनका जो एक्सपीरियंस है, उनको जो बेनिफिट मिलेगा जिस दिन से वो डेट पीएचडी ज्वाइन करेंगे और जो डेट ऑफ सबमिशन उनका थीसिस रहेगा, उसी के बीच में का जो कालावधि है, जो ड्यूरेशन है, उसको वो एज ए टीचिंग एक्सपीरियंस मान कर रहेंगे। पर उन्होंने ये जो ड्यूरेशन दिया दैट शुड बी नॉट मोर देन मैक्सिमम 3 इयर्स वो कंसिडर करेंगे। अगर आपका पीएचडी 3 साल से ज्यादा अगर लगता है, फिर भी वह जो आपका अनुभव है वो 3 ही साल कंसिडर करेंगे। तो ये पीएचडी जो रेगुलर करने वाले के लिए बहुत ही फायदे की बात है। और अभी यहाँ आप लोग की जो सैलरी का बहुत ही सबसे पहला ऐतिहासिक निर्णय आज तक की कोई एमएससी में सीसीआर ने नहीं दिया था। और जो एनसीआईएसएम का ये जो पहले गैजेट एमएससी जो रिलीज हुआ है, उसमें उन्होंने सैलरी का जिक्र किया है, जहाँ की उन्होंने बताया है जो गवर्नमेंट कॉलेजेस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटी, उन्हीं यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय में काम करने वाले जो अध्यापक है, उनका जो सैलरी स्ट्रक्चर है ये इस प्रकार होना चाहिए। और इवन जो सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, जो कि प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेजेस है, उन्हीं को भी उन्होंने जो पे स्केल है ये इसी के हिसाब से बताया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पे लेवल 10 है, जिसमें कि जो पे मैट्रिक्स है उसको 56,100 रुपए से लेके 1,77,500 रुपए का बताया है। और जो एसोसिएट प्रोफेसर का सैलरी स्केल है 78,800 से लेके 2,09,200 रुपए उन्होंने बताया है। ये जो मैक्सिमम सैलरी उन्होंने बताया। और जो पे मैट्रिक्स 13 में पे लेवल दिया है जो प्रोफेसर का है, वो कम से कम 1,23,100 रुपए में उसका मिनिमम स्केल होना चाहिए। और जो अधिकतम स्केल इस पे हिसाब से 2,15,900 रुपए होना चाहिए। और जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन का उन्होंने जो पेमेंट पे स्केल बताया है, कम से कम 1,31,100 रुपए और 2,16,600 रुपए उन्होंने बताया है। और एनसीआईएसएम ने ये भी जिक्र किया है कि अगर कोई प्रोफेसर या फिर डीन, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन अगर हाईएस्ट सैलरी पे है, तो इस नियम के आधार पे उसका सैलरी जो है वो कम नहीं होगा। हालांकि इस नियम से जारी रहेगा, या तो फिर जो अधिक सैलरी जिनको मिल रही है वो अधिक सैलरी के ही लिए पात्र रहेंगे, उनका सैलरी किसी भी इसमें कम नहीं किया जाएगा। इसके भी निर्देश एनसीआर ने इसे दिया है। और जो सैलरी क्रेडिट करना है, उस सैलरी के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर उनको करना है, जो टीचर को जो फैसिलिटी देना है। इसी के साथ साथ जो प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस का जो बेनिफिट है वो भी टीचर लोगों को देने की बात उसमें कही है। और जो इनकम टैक्स डिडक्शन के लिए सर्टिफिकेट है वो फॉर्म नंबर 16, वो भी हर कॉलेज को अपने टीचर के लिए देने के लिए कंपल्सन यहाँ पे कहा गया है। और जो अपॉइंटमेंट लेटर है, उस ऑर्डर में जो नोटिस पीरियड फॉर रिजाइनेशन, सैलरी, मिनिमम अटेंडेंस, ये सब कुछ चीजें उसमें होने के लिए जिक्र किया है। और जो आपका सुपरनेशन है, जो निवृत्ति का वय इन्होंने यहाँ पे उम्र दिया है, जो 65 इयर्स दिया है। हालांकि पहले बिल में ये 60 था और बाद में 1 साल का एक्सटेंशन आप ले सकते थे। हालांकि इस बिल में वो डायरेक्ट 65 इयर्स कर दिया है। तो हालांकि अच्छी चीजें, इसमें कुछ बहुत ही अच्छी चीजें बताई है। इसी के साथ साथ जो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम में यूनिक टीचर कोड का है, वो भी इसमें रहेगा, जो ऑनलाइन टीचर मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए आपको मिलेगा 7 दिन के अंदर। अगर आप किसी कॉलेज में ज्वाइन करते हैं और कॉलेज आपको वहां पे अप्लाई करता है, तो आपको 7 दिन के अंदर जो टीचर कोड है वो मिलना चाहिए, ऐसा एनसीआर ने कहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको दिया है, जैसे कि काया चिकित्सा का कोई टीचर है, तो उसका जो टीचर कोड होगा AYKC 01234, ये 4 डिजिट रहेंगे। और जो ये टीचर कोड है, अगर आपको इथिकली मिसबिहेव करेंगे, डिसिप्लिनरी ग्राउंड पे जो कमीशन है आपका टीचर कोड विड्रॉ भी कर सकता है। तो जो अटेंडेंस है टीचर की यहाँ पे 75% 1 साल के लिए एवरी कैलेंडर ईयर की टीचर की अटेंडेंस को कंपल्सरी माना गया है। और इसी के साथ साथ जो अलग से एक डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ फैकल्टी मेंबर, जो मेडिकल एजुकेशन टेक्नोलॉजी और क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम जो एनसीआईएसएम रन करेगा, उस हर 3 साल के बाद हर शिक्षक को ये प्रोग्राम करना अनिवार्य होगा।
और इसी के साथ साथ कैसे लगा जरूर बताना हमें कमेंट